फ्री में मिला हुआ है ना, तो डेली प्रैक्टिस होगी 7:30 से 8 फिजिक्स के क्वेश्चन की। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के आंसर देंगे। कह रहा है कि 100 ओम प्रतिरोध के एक धातु के तार को, बेटा एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम के तार को तार की लंबाई के बराबर परिधि वाले एक वृत्त में मोड़ा जाता है। वृत्त के दो व्यासीय विपरीत बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। ट्राई करो भाई सभी, मयंक, जगन्नाथ प्रसाद, राहुल, सब बच्चे ट्राई करो इसे। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन आता है पेपर में ना, जहाँ पे तार को सर्कल की फॉर्म में मोड़ा जाता है। तो मेरे पास में एक वायर है, इससे कहा कि उसने सर्कल की फॉर्म में मोड़ दिया, और पूरे तार का रेजिस्टेंस था कितना 100 ओम, और उसे मोड़ा कैसे, एक वृत्त की फॉर्म में मोड़ दिया सर्कल की। और कह रहा है कि दो पॉइंट लेने जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट हो, यानी कि डायमीटर ये सर्कल का, अगर ये मान लो सेंटर ओ हो तो ये मेरा डायमीटर बन गया। तो डायमीटर दो अपोजिट पॉइंट लेने हैं, दो व्यास से विपरीत बिंदु, व्यास है ना डायमीटर। तो कह रहा है कि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब सबसे पहले समझो, अगर पूरे तार का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो जो ऊपर वाला तार है इसका रेजिस्टेंस कितना होगा 50 ओम, जो नीचे वाला बचेगा इसका भी 50 होगा। भाई आधा तो यहाँ चला गया वायर, आधा यहाँ चला गया, 50 ओम 50 ओम। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो टिक किस पर लगा लेते हैं पेपर में 50 ओम पर। भाई उसने देखो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो जो ऊपर वाला हिस्सा उसका रेजिस्टेंस 50 ओम बना, नीचे वाले का रेजिस्टेंस 50 ओम बना। अब इसने कहा कि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो बेटा ए और बी के बीच में तो ये भी 50 ओम है, ये भी 50 ओम है। और आपको हमने क्लास में पढ़ाया था कि अगर हम तार के आगे वाले सिरे एक जगह जोड़ दें और पिछले वाले सिरे एक जगह जोड़ दें, तो ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, यानी 50 ओम यहाँ पर पैरेलल में है। अगर आपको मैंने और बताई थी, देखो एक तो तरीका होता है कि पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। पैरेलल में तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम, 1/R1 + 1/R2 से। एक तरीका तो ये है, लेकिन एक तरीका ध्यान रखना कि अगर दो तार पैरेलल में समानांतर क्रम में जुड़े हों और दोनों का रेजिस्टेंस ही सेम हो, इसका भी 50 है, इसका भी 50 है, तो फिर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपका 2-4 सेकंड में हो जाएगा। अगर तार पैरेलल में जुड़े हैं, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो, तो इनका तुल्य प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, आगे भी यूज करेंगे। किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तार हैं 1 2 उतने से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 25 ओम आ गया। अब आगे से ऐसा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको सर्कल वाला, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते कैसे करेंगे। जैसे आपने देखा कि पूरे तार का रेजिस्टेंस 100 है, जैसे आप उसे सर्कल में जोड़ दोगे, सर्कल में मोड़ दोगे, तो कहेगा कि डायमेट्रिकली अपोजिट, ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, एक ये 50 ओम, एक ये 50 ओम, तो कहेगा कि तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो टोटल 100 था, तो ऊपर 50 नीचे 50, तो 50 और 50 आएंगे पैरेलल में, उनका तुल्य निकालो 25 हो जाएगा। तो जितने बच्चों का इसका आंसर आया डी ऑप्शन उनका सही है। बेटा देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जब भी रेजिस्टेंस आपको निकालना है ना, तो किन दो बिंदुओं के बीच में निकालना है, तो डायमेट्रिकली अपोजिट दो व्यास से विपरीत बिंदुओं के तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में तो 50 ओम भी है, और पॉइंट ए और बी के बीच में ये वाला 50 ओम भी है, तो 50 और 50 ही पैरेलल में समानांतर क्रम में है, तो 50-50 का पैरेलल में जब जोड़ेंगे तो 25 बनेगा। एक बात और याद रखना, जब भी तार पैरेलल में जोड़े जाएं, जैसे मान लो एक तार का रेजिस्टेंस है 50, दूसरे का मान लो कि 25, जब भी तार पैरेलल में जोड़े जाएं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा ना, वो छोटे से भी छोटा आता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस और छोटा हो जाता है, तो ये भी 50 ये भी 50, जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध 50 ओम से भी कम आएगा। ये बड़ा है, ये 50 के बराबर ही है, ये ज्यादा ही है, ये है। फॉर्मूला नहीं पता हो तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये बात आपको कितनी बढ़िया समझ में आई, मुझे इस क्वेश्चन से पता चलेगा। देखो बेटा मेरे पास में एक वायर है, एक वायर मेरे पास में ये है, और यहाँ पे दो पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ ये है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है बी। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे के पूरे तार का जो रेजिस्टेंस है, पूरे तार का रेजिस्टेंस अगर वो 40 ओम है पूरे तार का, तो बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ। इफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 40 ओम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, यदि पूरे तार का प्रतिरोध 40 ओम है, यदि पूरे तार का प्रतिरोध 40 ओम है तो बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध पूरे तार का अगर 40 है। अंजलि, लक्ष्यराज, इशिका, बालाजी ट्राई करो भाई। तो आप फिर क्या गलती कर रहे हैं, आपको जैसे पता चला कि पूरे तार का रेजिस्टेंस है 40 ओम, बहुत बढ़िया, पूरे तार का तो 40 है। अभी बेटा वायर जो है ये 4 क्वार्टर बने हुए ना, एक यहाँ तक, एक 2 और एक 3 और ये 4, पूरे तार का 40 है, तो इतने से अगर रेजिस्टेंस 10 ओम होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10। तो मैंने कहा कि बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो बहुत सारे बच्चे 10 ओम लिख रहे हैं। तो अभी बताओ कि बिंदु ए और बी के बीच में 10 ओम है, लेकिन ये पॉइंट ए और बी के बीच में 10 20 और 10 से 30 ओम भी तो है। भाई बिंदु ए और बी के बीच में खाली 10 ओम थोड़ी ना है, ए और बी के बीच में इधर से देखोगे तो 10 ओम दिखेगा, और ए या बी इधर से देखोगे तो 30 दिखेगा। यानी एक्चुअल में है क्या, ये जैसे पॉइंट ये ए है, ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए और बी के बीच में खाली 10 ओम ही क्यों दिख रहा है आपको, बिंदु ए और बी के बीच में आपको 30 ओम भी तो दिखना चाहिए। ए और बी के बीच में 10 ओम भी है और 30 ओम भी है, नहीं 10 और 30 ये पैरेलल में समानांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर ये दोनों अगर बराबर होते तो बात बन जाती, 10 और 30 अलग अलग है, तो तुल्य प्रतिरोध फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। 1/R1 10, 1/R2 कितना है 30, 30 आ गया एलसीएम, 10 में 10 30, 30 कम 30, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 1/R आ गया 4/30 के, यानी 2/15। तो सोल्व करके लिखेंगे
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 15/2 यानी कि 7.5 ओम। जिनका 7.5 आया उनका ठीक है, बाकी गलत है। 7.5 ओम आएगा इसका आंसर। यानी यहाँ पे देखो पिछले वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि पूरे तार का रेजिस्टेंस 100 था, तो यहाँ पे हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना था जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट थे। तो पूरे तार का कितना था 100, तो ऊपर 50 नीचे 50, तो ए और बी के बीच में खाली 50 ही थोड़ी ना, इधर से देखेंगे तो इधर 50 इधर भी है, तो यहाँ 50 और 50 पैरेलल में थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 10 और 30 पैरेलल में है, तो सर्कल वाला केस ध्यान से याद रखेंगे, 7.5 आएगा, 7.2 नहीं आएगा। ठीक है, और ये बेटा 1/r की वैल्यू है 2/15, तो r की वैल्यू जैसे पलट देंगे तो इधर भी पलट हो जाएगा 15/2 यानी कि 7.5 ओम। तो मुझे बताओ कि सर्कल वाला केस जो है ये आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर्कल वाले जो केस है ये हो जाएगा। ये मत देखना कि क्वेश्चन में 2 किए 4 किए 5 किए, कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। ठीक है, तो डेली में जब क्वेश्चन लूंगा उससे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके चलेंगे। तो एक क्वेश्चन और बता दो मुझे, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास में एक वायर है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट ए और बी है, पॉइंट ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध बताना है, पूरे तार का रेजिस्टेंस है 40 ओम, फिर से 40 है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो है कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तार का कुल प्रतिरोध है 40 ओम। आपको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताइए। करो ये, अब बहुत स्पीड से क्वेश्चन करना है इस बार। पूरे तार का 40 है, बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बताना है, तो पूरे का 40 है, तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाले तार का कितना बचेगा 20 ओम, नीचे वाले कितना बचेगा 20 ओम। तो बिंदु ए और बी की बात कर रहा है, तो हम ए और बी की बात करें, इधर से देखेंगे तो ए और बी के बीच में 20 ओम है, इधर से देखेंगे तो भी 20 ओम है, यानी 20 और 20 किस में है, ये पैरेलल में। अगर तार पैरेलल में हो और दोनों तार का रेजिस्टेंस सेम हो तो हम क्या करते हैं, किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ेंगे, जितने तारों से डिवाइड कर देंगे, 2 तार है तो यानी आ जाएगा 10 ओम, इस बार आएगा 10 ओम। लक्ष्य, बालाजीत, जगन्नाथ प्रसाद, करुणा, अभिषेक, बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों के जो है वो सही आने शुरू हो गए हैं। इसी का मालूम है, थोड़ा और फास्ट करो क्वेश्चन। अंजलि कुमारी, बाकी बच्चों की तरह स्पीड पकड़ो है ना, धीरे धीरे। अगले क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसने कहा हमारे से कि सिल्क यारा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन होते हैं, बिजली की खपत कितने यूनिट होगी? देखो, जैसे कई बार आपसे पूछ लिया कि एक बल्ब को 4 घंटे जलाएंगे तो कितना यूनिट बिजली का बिल आएगा, है ना, 10 बल्ब जलाएंगे 15 घंटे तो कितना बल्ब बिजली का बिल आएगा। तो इसने कहा कि 15 बल्ब जो है वो 200 वाट के हैं, उन्हें 24 घंटे लगातार अगर हम रोशन करें तो बिजली खपत कितनी होगी? तो भी यूनिटों की संख्या आए, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो इसका मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आपके लिए 20 सेकंड का हो जाएगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिटों की संख्या, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिटों की संख्या से बेटा लिखते हैं एन से, यूनिटों की संख्या एन, इसका फॉर्मूला होता है वाट गुना घंटे बटे 1000। ठीक है, वाट गुना घंटे बटे 1000, ये बेटा फॉर्मूला याद रख लो। यूनिटों की संख्या को हम एन से लिखेंगे, फॉर्मूला बनेगा इसका वाट गुना घंटे बटे 1000। इसे लक्ष्य ने तो आंसर दे भी दिया है। अब पहले देखो कितने वाट का बल्ब है, आप कहेंगे सर 200 वाट का, पर 200 वाट का एक बल्ब नहीं है, टोटल बल्ब है 15, तो टोटल वाट कितने बनेंगे 1500 में 200 में 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 200 वाट का एक बल्ब है, टोटल बल्ब है 15, तो टोटल वाट आ गया मेरे पास, कितने घंटे जला रहे हैं मैंने 24 घंटे, तो घंटे ऊपर लिख लिया, नीचे लिख दिया 1000। अब सोल्व कर लो इसे, 200 से 1000 कट करेंगे, 5 आएगा, 5 दिया 15, 24 दिया 72, यानी कि कितना आ जाएगा 72। जिन बच्चों का आंसर आ रहा है 72, 72 यूनिट्स, उनका एकदम सही है, 72 यूनिट्स। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे क्या, अगर कभी आपसे कहा जाए कि भाई कितने यूनिट बिजली का बिल आएगा, तो आपको बस याद रखना है एक लाइन से याद कर लेना मंत्र की तरह, वाट गुना घंटे बटे 1000। तो वाट कितना है, अब याद रखना कि 100 वाट का बल्ब है कि 200 वाट का, वो तो लिखना ही है, पर कितने बल्ब है, तो 200 वाट का बल्ब एक नहीं है 15 है, तो टोटल वाट कितना बनेंगे 200 में 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 वाट बन जाएंगे। ठीक है, या 24 घंटे और 1000 से डिवाइड करके आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो एक आपको ये वाला जरूर फॉर्मूला जो बच्चा क्लास में आया है, एक तो जरूर याद रखिए। डेली में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो आधे घंटे में 2-3 कॉन्सेप्ट ही होंगे, पर उन्हें कोशिश करना कि अपना कर ले हम, कि उनसे क्वेश्चन आ जाए तो हमारा छूटे ना, कि आज का सर्कल वाला केस आएगा, या तो दो बिल्कुल जो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट होंगे उनके बीच में तुल्य प्रतिरोध पूछेगा, तो ऊपर से डिस्टेंस देखो नीचे से, है ना, ऊपर नीचे से देखा तो उसे सोल्व कर लिया, या फिर क्या करेगा जैसे मैंने बोला था ना कि 4 पार्ट कर देगा, वो 4 पार्ट वाला ज्यादा गलत करते हैं बच्चे, कि टोटल 40 है, इतने पार्ट का 10, और इधर से 30 होता है, उसमें 10 दिखता है, इधर वाला 30 नहीं दिखाई देता, वो 10 पट्टी लगा देते हैं, जबकि इधर से देखेंगे तो 10 है ए और बी के बीच में, इधर से 30 था तो 10 और 30 पैरेलल में थे। और एक ही वाला फॉर्मूला आपको जरूर याद करना है, कि चलो इसे बाद में कराएंगे, अभी तीसरे वाला ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी हो, रेलवे हो, आपका स्टेट का एग्जाम हो। इसमें कह रहा है कि 1 किलोवाट जो है वो कितने जूल के बराबर है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आर। तो यहाँ पे तो उसने बेटा पूरा लिख दिया किलोवाट घंटा, कई बार वो खाली ऐसे लिखता है KWH, तो किलो को हम लिखते हैं स्मॉल के से, ये वाट के लिए कैपिटल W और स्मॉल एच होता है घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा कह रहा है कितने जूल के बराबर है। ठीक है, यहाँ देखना बड़े ध्यान से। हाँ, डेली क्लास है मंडे टू फ्राइडे, बस शायद एक थोड़ा सा ये ऐसे टाइम पे स्टार्ट हुआ है, तो बस मुझे बीच में नेक्स्ट वीक थोड़ा सा क्लास नहीं हो पाएगी, मुझे थोड़ा बाहर जाना है कहीं, ये एक थोड़ा बीच में इशू आ गया, वरना मैं डेली क्लास लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे। अभी इस वीक पूरे चलेगी मंडे टू फ्राइडे, अगर नहीं होगी तो मैं आपको पहले बता दूंगा, है ना, अगर कुछ काम की वजह से अभी आपको डेली आना है। तो 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है बेटा, देखना, किलो का मतलब होता है 1000, तो किलो तो 1000 हो गया,
होता है ना किलोमीटर, 1000 मीटर, तो किलो की जगह तो 1000 हो गया। वाट जो है ना, इस 1 वाट होता है 1 जूल पर सेकंड के, वाट होता है जूल पर सेकंड, और घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। ये जो बच्चा मेरे से थोड़ी पढ़ा हुआ ना उसे रटा होगा इसका आंसर। सेकंड से गया सेकंड, कितना बन गया 36, 3 जीरो ये है 2 जीरो है, 36 गुना 10 की पावर 5 जूल, यानी कि 1 किलोवाट घंटा जो है ना ये 36 लाख जूल के बराबर होता है। 3.6 गुना 10 की पावर 6 जूल के, याद कर लेना 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर है, 3.6 गुना 10 की पावर 6। बालाजीत, अंजलि, के आर, लिंजे, लक्ष्य, विक्की सिंह, आकांक्षा सोनी, बिल्कुल सही से आंसर लिखा। देखो बेटा इंपॉर्टेंट क्यों है ये कि 1 किलोवाट घंटा जो है ये कितने जूल के बराबर है, 36 लाख जूल के बराबर, ये पेपर में क्यों आता है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके घर वाले कभी आपसे पूछ लें कि भाई हमारे घर में 200 यूनिट बिजली का बिल आ रहा है, 300 यूनिट बिजली का बिल आ रहा है, ये बिजली का बिल किस आधार पर आता है, तो आप अपने घर वाले से बताएंगे कि हमारे घर में 1 यूनिट बिजली का बिल देखो कब आएगा। घर वाले से बोलो कि जी किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि आप कम करो किलोवाट लिखा है कि 1000 वाट का कोई भी चीज ले लो, घर में 1000 वाट का बल्ब ले लो, घर वाले कहेंगे 1000 वाट का बल्ब तो नहीं है, तुमसे कहो कि 100 वाट के 10 बल्ब ले लो, या 200 के 5 ले लो, या 1000 वाट का कोई गीजर ले लो, है ना, या 1000 वाट का कोई भी चीज ले लो, घर में मोटर ले लो, कुछ भी, तो घर वाले से बोलो कि अगर 1000 वाट की कोई भी चीज अगर हम लगातार 1 घंटे चला के छोड़ देंगे तो 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। तो 1 यूनिट बिजली का बिल कब आता है, जब 1000 वाट की कोई भी चीज 1 घंटा चलाते हैं। तो अगर आपके घर में अगर कोई गीजर है 1000 वाट का, उसे आपने 1 घंटा चला दिया तो 1 यूनिट मीटर में आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कोई बच्चा करेगा, कह रहा कि 1000 वाट रेटेड एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटेड एक इलेक्ट्रिक गीजर का उपयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया जाता है। 10 दिनों में खपत की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा बताएं। बेटा 1 यूनिट होती है किलोवाट घंटा, तो कह रहा है कि जितनी हम ऊर्जा की खपत करेंगे उसे किलोवाट घंटा में बताना है। ध्यान से पढ़े करो। विकी सिंह कह रहा है सर मैं एलपी में फाइनल आउट हूँ, ओनली 3.5 नंबर कम थे मेरे। बेटा 3.5 नंबर ओनली नहीं होते, बहुत होते हैं। 3.5 नंबर में तो हजारों बच्चे आ जाते हैं, हजारों में तो कई सौ तो आ ही जाते हैं। हालांकि एक इंडिविजुअल के तौर पर 3.5 नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, बस आपको 2 क्वेश्चन और अच्छे से करने थे जो आपने सिली मिस्टेक की वजह से गलत कर दिए होंगे, तो कोई नहीं, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। और ज्योतिष कुमार एक ही सेम रिपीटेड मैसेज मत लिखो, है ना। बेटा आप देखना, जैसे आपने देखा कि ऊर्जा की खपत मुझे बतानी है किलोवाट घंटा में, किलोवाट घंटा। अब देखो ये 1000 वाट का जो हीटर है वो जलाया कितना, और 2000 वाट का इलेक्ट्रिक गीजर का प्रयोग प्रतिदिन 4 घंटे के लिए किया गया, तो 10 दिनों में खपत की गई ऊर्जा बतानी है। तो देखो 1000 वाट का है, 1000 वाट कितने घंटे डेली चला रहे हैं, में से 4 घंटे, कितने दिन तक, 10 दिन तक, है ना। तो देखो ये जो 1000 वाट है, क्या मैं इसे 1000 का मतलब क्या होता है किलो, इनमें से 1 किलो वाट लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये साथ में लिखा है 4 घंटे और 10 दिन हमने जलाया, तो यानी कि 40 किलोवाट घंटा बन गया। ये कोई समस्या तो नहीं किसी बच्चे को। भाई देखो मुझे किलोवाट घंटा बनाना है, तो मैंने देखा कि 1000 वाट जो है इसे तो मैं 1 किलोवाट लिख सकता हूँ, इसमें घंटे की मल्टीप्लाई कर दी, 4 घंटे चलाया मैंने और 10 दिन तक के लिए चलाया, तो टोटल 40 घंटे बन जाएंगे, नहीं 40 किलोवाट हो गया। ऐसे 2000 वाट का है, इसे भी किलोवाट घंटे में बतानी ना टोटल एनर्जी खपत कितनी हुई, तो 2000 वाट का है, इसे भी 4 घंटे जलाना है और 10 दिन तक। देखो 2000 वाट को हम लिख सकते हैं 2 किलोवाट, ये कितना है हमारे पास, 40 घंटे इधर से आगे, नहीं 4 दूनी 8, 80 किलोवाट घंटा, यानी कि 40 किलोवाट घंटा यहाँ से आया, 80 वहां से आया, तो टोटल हो गया 120 किलोवाट घंटा, टोटल 120 किलोवाट घंटा। तो कई बार आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आप कहो कि सर ऐसे नहीं करना, हमें सिंपल हम क्या करेंगे, किसी ने कहा कि खपत की ऊर्जा किलोवाट घंटा में बताओ, तो किलोवाट घंटा मतलब होता है 1 यूनिट। भाई 1 यूनिट बिजली का बिल कब आता है, जब हम 1000 वाट की कोई चीज घंटे चलाते हैं, तो आप यूनिटों की संख्या निकाल लो सीधे। तो पहले 1000 वाट का जो है वो चलाया 4 घंटे 10 दिन के लिए, तो वाट गुना घंटे बटे 1000 से वहाँ यूनिटों की संख्या निकाल लो, फिर वाट गुना घंटे बटे 1000 से फिर यहाँ पे यूनिटों की संख्या निकाल लो। ये सीधा आप ये कर सकते हैं कि दोनों को ही 4 घंटे चलाया 10 दिन के लिए, तो टोटल ही कितना बन गया, टोटल वाट कितने बन गए 3000 वाट, तो वाट गुना घंटे बटे 1000 करके चाहे वहां से निकाल लो। आप कैसे भी कर सकते हैं। अगर मान लो ऐसा होता कि 1000 वाट वाला तो चलाते 3 घंटे, इसे चलाते 5 घंटे, तो अलग अलग करना पड़ता, दोनों को जोड़ के भी कर सकते हो। एक मिनट रुकना, देखो आप यहाँ पर देखो किलोवाट घंटा का मतलब होता है यूनिट, 1 यूनिट, यानी कि आपको यूनिटों की संख्या निकालनी है। अब दोनों के दोनों ही जो हैं उन्हें आप क्या कर रहे हैं, 4 घंटे चला रहे हैं 10 दिन के लिए, तो आप सीधे करो एक ही कंबाइंड भी कर सकते हैं। यूनिटों की संख्या क्या होती है, वाट गुना घंटे बटे 1000, वाट गुना घंटे बटे 1000, तो टोटल वाट कितना बन रहा है, आप कहोगे सर 1000 वाट का ही है, 2000 वाट का, ये कितना हो गया 3000 वाट। कितने घंटे चला रहे हैं, 4 घंटे 10 दिन के लिए, 10 और मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 1000, 3 जीरो के 4 चढ़ते 12, 120 आ गया। तो यूनिटों की संख्या क्या होती है, किलोवाट घंटा, 120 बन गया। लेकिन अगर इसमें ऐसा होता कि 1000 वाट का बल्ब 4 घंटे चलाया 5 दिन के लिए, 2000 का चलाया 8 घंटे 3 दिन के लिए, फिर दोनों को अलग अलग यूनिटों की संख्या निकाल के जोड़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैंने सीधे 1000 और 2000 वाट को जोड़ के 3000 वाट क्यों कर लिया, क्योंकि दोनों को ही 4 घंटे जलाना है और सेम डेज के लिए जलाना है, तो इसलिए यहाँ पे इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, ये आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर पढ़ते पढ़ते 1 से 2.5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर आंसर देंगे। विक्की, विकास, ज्योतिष, जितने बच्चे हैं मैं दोबारा बता देता हूँ, डेली सुबह 7:30 से 8 डेली हम आधे घंटे 2-4 कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्लास के अंदर। और अभी हम इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको अभी पूरे इस वीक वही कराऊंगा, ठीक है। तो लाइव रहना 7:30 से 8, आधा घंटा को ज्यादा भी नहीं है, 2-3 बातें पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद भी रहेंगी। कह रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोध R है उसे 3 बराबर हिस्सों में काटकर श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ दिया जाता है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समझिए क्वेश्चन को, एक तार था इसका रेजिस्टेंस है R, कह रहा है कि इसे 3 बराबर हिस्सों में काट दिया, 1 2 3, तो कह रहा है कि 3 बराबर हिस्सों में काटने के बाद में इसे हमने जोड़ दिया सीरीज में। बेटा देखो जब भी आप तार को काट के सीरीज में जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, जो का तू वही रेजिस्टेंस रहेगा। आपको सोचो मेरे पास में एक तार है, अगर मैं इस तार को 2 हिस्सों में काट दूं
और फिर जोड़ दो सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या है कि इसका आगे वाला जोड़ दो उसके पिछले वाले से, तो तार को काट के सीरीज में जोड़ने का मतलब है तार झुका तो वही तो बन गया भाई। यहाँ पे मैं अगर एक काम करूँ, ये तार काटा मैंने, इसे मैंने 3 हिस्सों में काटा, अब इसका ये वाला हिस्सा पकड़ के इसे यहाँ चिपका दूं, ये वाला यहाँ, ये वाला वापस यहाँ ले आए, ठीक है, तो झुका तो तार वही नहीं बन जाएगा क्या? तो तार को काटकर सेम सीरीज में जोड़ देने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 3 तार थे, इसका ये वाला सिरा आपने यहाँ चिपका दिया, ये वाला यहाँ चिपका दिया, सीरीज बन गया, तो रेजिस्टेंस वही, झुका तो तार बन गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस वही का वही रहेगा। या इस चीज को आप चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो। देखो पूरे तार का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है, इसे आपने 3 हिस्सों में काट दिया, तो इस वाले से रेजिस्टेंस बनेगा R/3, इसका भी बनेगा R/3, इसका भी R/3 बनेगा। तो पूरे तार का अगर R है, 3 हिस्सों में काटेंगे तो R/3 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 बनेगा। अब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो सीरीज में तुल्य प्रतिरोध कैसे आता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 से। R1 की वैल्यू है R/3, R2 की भी R/3, R3 की भी R/3। तो R/3 कितनी बार लिखा है, 3 बार लिखा है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर से R ही आ जाएगा। याद रखना तार को काटकर सीरीज में जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैंने तो आज ही बैच लिया, कोई नहीं, आज ही पहली क्लास थी इस प्रैक्टिस सेशन की, है ना। तो हमारे पास में आज के लिए हम इतने रखते हैं। डेली हम कुछ क्वेश्चन कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया करेंगे, ठीक है, और इन्हें आपको याद भी रखना है। तो डेली आप पिछली क्लास का पढ़ के आएंगे, 5 मिनट आपको रिवाइज में लगेंगे। आज हमने सर्कल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, यूनिटों की संख्या निकालने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा, और बताया कि तार को काटकर सीरीज में जोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। रेल फाउंडेशन बैच में नहीं पढ़ाई है। अच्छा, रेल फाउंडेशन बैच में तो अभी मैकेनिक से स्टार्ट हुआ है ना, उसमें क्लास है अभी 2 मिनट के बाद मेरी। ये तो जो पहले बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना, जो जिनके थोड़ा पुराने बैच हो गए हैं, उन सबने पढ़ रखा है। चलो कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई नहीं, इसके बाद में क्या करूंगा, जब इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा ना, फिर जो भी नए रेल फाउंडेशन बैच में टॉपिक चल रहा है फिर उनके क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। बाय, गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।